हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूटेट पेपर में जो मैथ्स का सेक्शन है जो पिछले साल यानी 2019 में हुआ था उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 107, फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब एक पिता की उम्र उसके पुत्र से दोगुनी है, तो जिससे दोगुनी होती है उसको हम मानते हैं। ठीक है, किससे दोगुनी है? उसके सन से। तो हमने उसके सन की एज मान ली है x, आज की एज मानी है। ठीक है, क्योंकि हमें इसने प्रेजेंट एज पूछी है तो हम इसकी वर्तमान एज ही मानेंगे, प्रेजेंट एज ही मानेंगे। तो उसके फादर की क्या हो जाएगी एज? डबल। अब उसने कहा 20 ईयर्स बैक, मतलब 20 साल पहले। तो 20 साल पहले अगर हम निकालेंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? आज की एज में से अगर 20 साल कम कर दो तो क्या हो जाएगी उनकी एज? 20 साल कम हो जाएगी दोनों की एज। ठीक है, देन उसने कहा कि ही वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जो उसके पिता हैं 20 साल पहले अपने लड़के से 12 गुना बड़े थे एज में। ठीक है, तो मतलब अगर उसके फादर की एज इधर लिखते हैं, उसके लड़के की एज इधर लिखते हैं, उसके फादर की एज, तो फादर की एज जो है वो 12 टाइम्स है किसकी? उसके सन की एज की। सन की एज की 12 टाइम्स करेंगे तो फादर की एज मिलेगी, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। कितना आता है? 12x माइनस 12 दूनी 24, 240। तो ये इधर जाके ये हो जाएगा 220 इज इक्वल्स टू 10x। तो x की वैल्यू आती है आपके पास 22। उसने क्या पूछा? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की वर्तमान आयु। तो सन की क्या थी? x, और फादर की क्या थी? 2x। ठीक है, तो सन की कितनी हो जाएगी? 22 ईयर्स। फादर की कितनी हो जाएगी? 44 ईयर्स। 2 से 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 और 44 क्या हो जाएगी? सन और फादर की एज हो जाएगी। तो 22 और 44 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? हाउ मच इंटरेस्ट विल ₹10,000 अर्न इन 9 मंथ्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 8%। मतलब 8% की वार्षिक दर से 10,000 का 9 माह का ब्याज क्या होगा? जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन वो होता है जिस पर ब्याज लगता है। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 10,000, रेट 8% दिया है, टाइम इसने 9 मंथ दिया है, बट जो हम टाइम लेते हैं यहाँ पर वो हमेशा ईयर में लेते हैं। तो 9 मंथ है हमारे पास। 9 मंथ को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ईयर बन जाएगा, क्योंकि एक मंथ में, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, है ना। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो एक मंथ में कितना ईयर होगा? एक मंथ में 1/12 ईयर हो जाएगा। ठीक है, एक मंथ में ये 12 इधर चला जाएगा तो ये 1/12 ईयर हो जाएगा। तो 9 मंथ्स में कितने ईयर होंगे? 9/12 ईयर हो जाएंगे। तो 9/12 और 100 नीचे था ही, इससे ये कैंसिल हो गया। 4 दूनी 4 दिया, 3 से गया 3 टाइम्स, 3 2 6, 600। ये क्या हो गया? ऐसा ही हमारा 600 रुपीज़ ऐसा ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इफ़ दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ। अगर आपको कहता है x² माइनस 4x प्लस 4, अब वो कहता है कि ये कोई इक्वेशन है और x माइनस 2 से ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। अगर ये इक्वेशन x माइनस 2 से डिवाइड हो जाती है तो अगर x माइनस 2 को आप 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये 2 इसमें रखने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये इक्वेशन x माइनस 2 से डिवाइड हो जाती है तो हम इस x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू 2 आ रही है तो इसके अंदर हम क्या रख देते हैं? x की वैल्यू 2 रख देंगे। कितना आएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस a। ठीक है, 2 का स्क्वायर हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 3 12 माइनस 12 प्लस a इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 0। मतलब x की वैल्यू 2 रखते ही इसके अंदर ये चीज़ जो पूरी होगी ये 0 बन जाएगी। तो ये आया 0। तो यहाँ से 12 से 12 गया तो a की वैल्यू भी क्या आती है? 0 ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। कितने ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएं बट वो 3 डिजिट के होने चाहिए? कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। ठीक है,
तो 3 डिजिट के नंबर ऐसे होंगे, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100। 1 2 3 डिजिट है इसके अंदर, 3 अंक हैं, ठीक है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक है। सबसे पहले 100, 100 के बाद 100 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 101 भी नहीं, सॉरी 6 से होगा नहीं, 101 भी नहीं होता, 102 सबसे पहला नंबर है। 102 6 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो इसके लिए आप डिविजिबिलिटी पढ़ लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हो कि डिविजिबिलिटी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है 102, तो 102 सबसे पहले 6 के लिए, अगर 6 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 2 से होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उसके बाद में 2 4 6 और 8 ये सब होना चाहिए। 0 तो है, ये 100 है, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 6 से डिवाइड करना है। 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 और 3 को। तो हमें ये देखना है कौन सा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का सबसे छोटा जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए। 100 नहीं होगा, 101 2 से ही नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 102 ऐसा नंबर है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, और ये 3 से अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। कितना है 6 की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया 102, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 108, क्योंकि इन दोनों में अगर 6 का डिफरेंस होगा तभी ये डिवाइड होंगे 6 से, क्योंकि अगर आप 2 का टेबल लिखते हो 2 4 6 8 तो 2 2 का डिफरेंस आता है। अब हमें ये क्या करने चाहिए, 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसमें 6 का डिफरेंस लेके हम बनाएंगे सीरीज। कितना आ गया 102 108, अब आएगा 6 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 114, ठीक है। अब सबसे लास्ट का नंबर आपको देखना पड़ेगा 3 डिजिट का कौन सा होगा। सबसे लास्ट का नंबर होता है आपका 999, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 998 करके देख लो। अब इसको देखोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9977 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 996 आता है। 996 एक ऐसा नंबर है, आप इसे 2 से 3 से दोनों से डिवाइड करोगे, दोनों से ये हो जाएगा। तो आपको कहाँ तक जाना है 996 तक। अब बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AP लगती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कितना आएगा। सबसे पहली टर्म जो होती है वो लिखेंगे, सबसे पहली टर्म, सबसे पहली टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, सब में डिफरेंस 6 का है, इन दोनों में भी 6 का अंतर है, ठीक है। फिर हमने मान लिया इसमें n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है n। सबसे लास्ट वाले को हम क्या मानते हैं an, an कितना है 996, तो फॉर्मूला अप्लाई होता है an = a + n - 1 × d। an मतलब सबसे लास्ट की टर्म = फर्स्ट टर्म कितनी है 102 है, जो कि ये है, n - 1 हमने यहाँ रखा, d कितना है जो इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब 996 में से हम 102 माइनस कर देंगे, इधर आएगा n - 1 × 6, ये कितना होगा 4 9 8 = n - 1, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 × 6 2 9, 6 चौक 24, कितना बचा 5 4, 6 9 54, n - 1, तो ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 150। तो कितने नंबर हैं ऐसे 150 ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। 3 डिजिट के ऐसे नंबर 150 होंगे। तो AP एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप ज़रूर पढ़ लेना, ये आपको क्लास 11th की बुक में मिलेगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 8th क्लास तक कवर हो जाएंगे, बट जैसे ये टॉपिक है ये क्लास 9th का है, अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बट ये आपको क्लास 9th की बुक में मिलेगा, ये आपको क्लास 11th की बुक में मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक किस में से आ रहा है, ठीक है। तो वो शॉर्ट टॉपिक आपको वहीं से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ क्लास 20 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 17 फॉर मैथ्स, 12 फॉर बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स एंड 10 स्टूडेंट फॉर अदर सब्जेक्ट। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स ओवरऑल थे, ठीक है। फिजिक्स के लिए कितने आए 20, मैथ्स के लिए कितने आए 17, फिजिक्स प्लस मैथ्स दोनों के लिए कितने आए 12, और 10 स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट के लिए आए, ठीक है। हमें बताना है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। अब देखो इसमें 20 है, इसमें 17 है, तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे थे, उतने क्या है 12 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमारे पास इनका काम है, ठीक है। फिजिक्स के 20 हैं और मैथ्स के 17 हैं। ये वेन डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th या 12th में आपको मिलेगा ये, ठीक है। उसमें से आप इसे छोटा सा ओवरऑल देख के पढ़ सकते हो।
ठीक है। फिजिक्स के 20 हैं, मैथ्स के 17 हैं, बट जो दोनों में है वो कितने हैं 12। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, देखो इस वाले सर्कल में भी है, इस वाले सर्कल में, ये चीज़ जो कॉमन आ रही है ये कितने हैं P + M, मतलब ये है आपके 12। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, तो अगर इस 20 में से मैं ये 12 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 8। तो मतलब सिर्फ फिजिक्स वाले कितने बचेंगे, ये जो है ना, ये सिर्फ इतना, ये फिजिक्स वाले कितने बचेंगे सिर्फ 8। तो फिजिक्स के बचे सिर्फ 8, और ये जो कॉमन है ये आपके हैं 12। ठीक है, और इस 17 में से अगर ये 12 माइनस कर दूँ तो सिर्फ मैथ्स के बचेंगे इतने, वो कितने होंगे 5। तो मैथ्स के कितने होंगे 5, ये हो गए कॉमन। तो अब पीसीएम में कितने हो गए 20 और ये 25। तो 25 तो इन तीनों सब्जेक्ट को लेने वाले हो गए, बाकी अदर सब्जेक्ट तो अलग हो चुका है। अदर सब्जेक्ट के कितने थे 10, तो ये 10 हम इसमें ऐड कर देंगे। 25 तो इन तीनों में पता चल गए, बाकी 10 क्या हो गए इसमें हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 35। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय 6। अब ये क्या है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये क्या होता है फैक्टोरियल। ये भी आपको क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा, छोटा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना उसको। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आप लिखते हो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 फैक्टोरियल मतलब सिर्फ 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ऐसे ही हमें आगे तक जाना है, और 100 फैक्टोरियल तक, आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, 6 तक हमें क्या करना है, इन पूरे को 6 से डिवाइड करना है। अगर इस पूरे को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी, और आगे की टर्म्स को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितना आया 1/6, ये कितना आया 2/6 ही रखो इसको। ठीक है, ये कितना आएगा 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, सॉरी ये 1 नहीं बचेगा, ध्यान रखो, देखो 2 3 जा 6 से 6 कट गया, मतलब इससे ये पूरा नंबर कट चुका है, 6 से ये पूरा फैक्टोरियल 3 कट चुका है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो कितना आता है 4 × 12 = 24, 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यानी इससे आगे आप कितने भी नंबर 100 फैक्टोरियल तक जाओगे तो आपको हर उसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। बस इन दो केस में रिमाइंडर कितना मिलता है, 6 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, 6 से 2 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना मिलता है 3। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप कर सकते हो तो उसमें से थोड़ा सा नज़र मार लेना उस टॉपिक पर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, 7 कैंडिडेट्स फॉर 3 पोस्ट, कितनी पोस्ट है 3, 1 2 3 पोस्ट हमने बना ली। कितने कैंडिडेट्स हैं 7। तो पहले तो हमने फर्स्ट पोस्ट पर हम 7 के 7 को रख सकते हैं। ठीक है, अब 7 में से कोई एक हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो कितने बचे 6। तो यानी पहले को हम 7 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं पोस्ट को, दूसरे को हम सिर्फ 6 तरीक़ों से फिल कर पाएंगे, क्योंकि एक हमने यहाँ पे बिठा दिया, एक यहाँ पर बिठा दिया, तो कितने बिठा दिए 2 बिठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने को बिठा सकते हैं, एक को ही यहाँ पर बिठा सकते हैं, लेकिन हम 2 बिठा चुके हैं 7 में से, तो कितने बचे 5। तो इन तीनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 210। तो इतने वे से हम इन 3 पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है क्लास 11th का। अगर आप चाहते हो कि उसको क्लियर अच्छे मार्क्स लाना, तो आपको हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 114, इफ़ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कमफ्रेंस मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, r जो सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, मेंसुरेशन की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। क्या कहा है, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो बराबर है। तो इसने डायमीटर पूछा है, डायमीटर होता है हमारा रेडियस का डबल। ठीक है, ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल की ये रेडियस होती है, परिधि मतलब ये, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। एरिया मतलब ये सब कुछ, वो होता है πr²। कहा है दोनों चीज़ बराबर हैं।
ठीक है। अगर ये 5 आ रही है तो ये भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। और हमें डायमीटर निकालना, डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से होकर के जाता है, ठीक है। तो ये आर है, ये भी आर ही होगी, तो ये कितना हो जाएगा, डायमीटर 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बराबर है, पाई से पाई कैंसिल, 2r इक्वल्स टू r इंटू आर लिख दिया, r से r कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आती है 2, r की वैल्यू 2 यहाँ पर रखोगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4, तो ये क्या हो गया इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल्ड, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब जो आपके पास रेक्टेंगल था उसकी आपने लेंथ क्या कर दी है, डबल कर दी है, ठीक है। एंड ब्रेड्थ इज, लेंथ हमने क्या कर दी है डबल, पहले एक थी अब कितनी कर दी 2, ब्रेड्थ रिड्यूस टू हाफ कितनी कर दी, आधी कर दी, पहले कितनी थी 2 थी अब कितनी कर दी है हाफ, ऐसे ही तो होगा। देन एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल गोस अप बाय, तो जो उसका एरिया है वो कितना बढ़ेगा ये हमें बताना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल एरिया आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एरिया आएगा। पहले एरिया कितना था 2, अभी कितना है 2, तो कितना बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा, 0 बढ़ा है। तो जब एरिया बढ़ा ही 0 है मतलब कुछ बढ़ा ही नहीं है, तो परसेंटेज में भी वो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0%। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, क्यूब जैसे लूडो खेलने का डाइस आता है वो आपका क्यूब होता है। क्यूब में क्या होती है, जो लेंथ होती है, जो ब्रेड्थ होती है, जो हाइट होती है, वो तीनों बराबर हो जाती हैं, तीनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसने पेरीमीटर कहा है वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब का जो एक फेस होगा वो आपको एक स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, अगर एक साइड ए है तो सारी साइड ए ही होती हैं, क्योंकि जो क्यूब होता है उसके सारे के सारे फेस आपको स्क्वायर टाइप के मिलते हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर मतलब अगर आप यहाँ से चलते हो तो ये पूरा कवर कर लेना है, तो उसका पेरीमीटर इतना होता है, ठीक है। मेंसुरेशन आप देख लेना, प्लेलिस्ट पूरी सारे क्वेश्चन कवर अप आपके हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको बेसिक उसका जो भी है, ठीक है। पेरीमीटर आया हमारा 4a, अब इसने बोल रखा है पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 4a की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 20/4, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी 5, a आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा है वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a का क्यूब, मतलब जो साइड आई है उसका क्यूब कर दो, साइड आपकी 5 आई है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125, इतना क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, एक क्यूब का, एक घन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल बी और एंगल सी 2:3 के रेशो में है, ये दोनों किस रेशो में, ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है। हमने मान लिया जब हम रेशो हटाते हैं तो हम यहाँ पे x, यहाँ पर x लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, तो इसके जो एंगल है, एंगल बी वो हमने 2x मान लिया, एंगल सी हमने 3x मान लिया। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर मतलब अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को हम बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो बाहर जो एंगल बनता है ये अंदर वाली दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये y है, ये x है, ये z है, तो x प्लस z हमेशा y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, ये 130 है, अगर ये एंगल 2x मान लिया है, ये एंगल 3x मान लिया है, तो 2x प्लस 3x जो होगा वो इस 130 के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि हमने इस साइड को बढ़ाया है, BA को बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये अंदर के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, इसके पास वाले के नहीं, बाकी जो बचे उनके सम के बराबर होता है। तो ये हो गया 5x = 130, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 × 10, 5 6 × 30, x की वैल्यू आती है 26 डिग्री, x की वैल्यू आती है 26 डिग्री नहीं, ठीक है, x की वैल्यू है 26, इसने पूछा है b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 2x, 2x मतलब 2 × 26 मतलब 52 डिग्री इसका एंगल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड, उसकी जो कोड मतलब इस तरीके से कोई भी लाइन बना दी जाती है, ये हमने कोड बना दी, ठीक है। तो हम कोई सी भी कोड बना सकते हैं, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हमने कोड बनाई है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस इसकी 13 है, और अगर ये पूरी, क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा किसी भी कॉर्ड पर या जीवा पर,
वो क्या, ये सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कोड या जीवा पर, तो इसको ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये पूरी 10 थी, तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उससे हमें पता होता है कि अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक वीडियो है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ये 5 होता है तो ये 12 होता है, ये 13 होता है। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपने इसको माना x, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। 169 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा आपका 144, x की वैल्यू आएगी आपकी 12, तो ये आ जाती है आपकी 12। तो वही इसमें पूछी थी, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कोड की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानी जाती है। तो ये कितनी आ जाती है 12, तो ये आपसे पूछी थी, यही कितना है 12 हमारा आ चुका है। नेक्स्ट है कि ये एक इक्वेशन है और इससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, t² माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों में से t कॉमन ले लिया, कितना आया t माइनस 4, इस प्लस 1 को इधर लेके गए -1, t माइनस 4 इक्वल्स टू -1 अपॉन टी, इसको पूरे को इधर लेके आ गए, ये हो गया इतना, और प्लस -4 को इधर लेके चले गए, ये आ गया +4, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें पता होता है ऑलरेडी, हमें याद होता है कि आप क्या करो, इन दोनों की दोनों साइड क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो क्या होगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखो 3ab, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, और a प्लस बी मतलब t प्लस 1 अपॉन टी। जो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और इधर 4 का क्यूब, ये आया t क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस t से t कैंसिल 3, t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू 4 होती है, इंटू 4 इक्वल्स टू 4 क्यूब, तो t क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। विच मैथड इज़ यूज फॉर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए होता है आपका प्ले मेथड। अगर आपको नंबर्स की काउंटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमें नंबर को गिनना है तो प्ले मेथड यूज़ करो, सिंपल, बोथ ए भी हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस नहीं होगा, प्ले मेथड सिर्फ नंबर्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे पेन लेकर के गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो उससे हम काउंटिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना।